नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। इकोनॉमिक्स का मैंने टॉपिक लिया है। इसमें जितनी भी योजनाएं देखेंगे कुल 12 योजनाएं हैं और उनका आपको समय खासकर याद रखना है और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं याद कराऊंगी। जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर, अगर आप जीएस कंप्लीट करना चाहते हो और यूपीपीएससी जैसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीपीएससी के थ्रू जैसे कि अभी पीसीएस प्री होने वाला है और आरओ का एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, तो इन एग्ज़ाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कंप्लीट जीएस आप एक पास देख सकते हैं। दोपहर 1 बजे की सीरीज़ है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली योजना आती है 1951 से 1956 तक। तो पहली योजना का समय आपको याद रखना है 1951 टू 56। इसके बाद आप इसका मॉडल याद रखेंगे, यह है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। इसमें देखिए किन पर फोकस किया गया, वो है कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर इनमें ध्यान केंद्रित किया गया था इस पहली पंचवर्षीय योजना में। तो योजना के अंतिम 2 वर्षों में अच्छी फसल हुई थी, इस कारण ये योजना सफल मानी गई। 1956 में योजना की अवधि के अंत में 5 आईआईटी संस्थानों की शुरुआत भी की गई थी। तो 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे, ये इस फैक्ट में बताया गया है। फिर अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई पहली योजना के तहत। इसके अलावा आप याद रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट इसमें आप देखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस योजना अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें आप देखेंगे भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध ये शामिल हैं। तो ये तीनों बांध आपको याद रखना है। इसमें आप देखेंगे भाखड़ा है सतलज नदी पर, हीराकुंड है महानदी पर और दामोदर घाटी बांध है दामोदर नदी पर। तो इस तरीके से आपको ये परियोजनाएं याद रखनी है इनके साथ में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय है 1956 टू 61। मैंने बोला आपको समय बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसका मॉडल था महालनोबिस मॉडल, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, क्योंकि इसका नाम भी रखा गया, एक सांख्यिकीविद हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्हीं के नाम पर यह योजना शुरू की गई। इसमें ध्यान केंद्रित किया गया तीव्र औद्योगिकीकरण पे, भारी उद्योगों पर और विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात करने का इसमें सुझाव दिया गया था। अब मुख्य फोकस कृषि से हटकर उद्योग पर किया गया। तो पहली वाली जो योजना थी उसमें कृषि पर फोकस किया गया, दूसरी योजना में उद्योगों पर फोकस किया गया। इस योजना के दौरान कीमतों में 30% की वृद्धि हुई, जो पहली योजना के दौरान की कीमतों में आई 13% की जो गिरावट थी उसकी तुलना में काफ़ी अधिक थी। अब इसी योजना के तहत आप देखेंगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान में सबसे पहले भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई और 5 इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी को अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। और दूसरी औद्योगिक नीति आती है इसमें, और पहली कब आई थी 1948 में, तो दूसरी कब आती है इस दूसरी योजना में। ये आपको इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये याद रखना है। तो समय, इसका मॉडल क्या था और इसमें ध्यान केंद्रित किया गया उद्योगों पर, और इसके तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं जो हैं वो शुरू किए गए, वो स्थापित किए गए, इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, ठीक है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिए, इसका टाइम पीरियड है 1961 टू 66 और ये किस पर आधारित है, सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर। इसने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर कर दिया था और इसलिए युद्ध के बाद रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। अप्रत्याशित कुछ घटनाएं हुई थी, इसलिए आप देखेंगे जैसे कि चीनी आक्रमण हुआ 1962 में, फिर भारत पाक युद्ध भी हुआ 1964 में और 1965 टू 66 के दौरान भयंकर सूखा भी पड़ा। तो इसके कारण हम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। तो जैसे कि हर योजना के एक लक्ष्य रहा, उसमें ये जो तीसरी योजना हुई तो इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से ये लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए। इसी योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी शुरू की गई। फिर आप देखेंगे इसमें 3 वार्षिक योजनाएं आती हैं इसके बाद में 1966 टू 69 में। तो आप ये 3 वार्षिक योजनाएं एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि कृषि में व्याप्त संकट और गंभीर खाद्य अल्पता ने वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि पर जोर देना आवश्यक बना दिया था। देखिए
जो तीसरी योजना थी, इस समय पे देखिए पहले तो आक्रमण हो जाता है, भारत चीनी आक्रमण होता है, भारत पाक युद्ध होता है और इसके बाद भयंकर सूखा भी पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया गया कृषि पर। इन योजनाओं के दौरान एक पूरी नई कृषि रणनीति लागू की गई थी। इसमें बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक प्रसार, उर्वरकों का व्यापक उपयोग, सिंचाई क्षमता का दोहन और मृदा संरक्षण शामिल किया गया। वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था ने तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को अवशोषित कर लिया था। फिर आप चौथी योजना देखिए, इसका टाइम पीरियड है। अब ये 3 वार्षिक योजनाएं जब खत्म होंगी, इसी के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आएगी 1969 टू 74 के बीच। अब इसमें देखेंगे हरित क्रांति, इसके साथ साथ भारत पाक युद्ध होता है 1971 का और गॉडगिल फॉर्मूला आता है। 14 प्रमुख भारतीय बैंक राष्ट्रीयकृत हुए 1969 में और 1980 में 6 बैंक और राष्ट्रीयकृत हुए थे। मुख्य फोकस इसमें देखेंगे आप कृषि की विकास दर पर था, ताकि अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया था, लेकिन खराब मानसून के कारण आगे के 3 साल ठीक नहीं गुजरे। 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में ये जो बांग्लादेशी शरणार्थियों की आमद थी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी उस समय की। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण फर्स्ट, जो आंशिक रूप से बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 7वें बेड़े की तैनाती के जवाब में था। तो आपको ये फैक्ट भी इसमें याद रखना है। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए और इसका समय क्या है 1974 टू 79। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन से? एक तो गरीबी उन्मूलन था, गरीबी हटाना, और दूसरा था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। उच्च विकास दर को और अधिक बढ़ाना था, आय को बेहतर वितरण और बचत की घरेलू दर में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रमुख साधनों के रूप में उस समय देखा गया था। जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो योजना को 1978 जो कि 1979 में समाप्त होना था और 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम आए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम और आरबीआई का मुद्रास्फीति नियंत्रण भी इसी समय पे आया। अब रोलिंग योजना के बारे में पढ़िए। देखिए 1978 टू 1980 तक 2 ही साल रहती है। वैसे तो ये योजना पहली 6 वर्षीय योजना बनाई गई थी जनता सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें पहली जो योजनाएं थी, इसमें 3 प्रकार की योजनाएं की गई, 1 वर्ष की, फिर 3 से 4 वर्ष की, फिर 15 से 20 वर्ष की। इस तरीके से इन 3 योजनाओं को इनको लागू करना था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार केवल 2 वर्षों तक चली, तो 1980 में फिर से कांग्रेस सरकार सत्ता में लौट आई, तो फिर से अलग प्रकार की जो इनकी योजना थी वो हट गई और जो योजना जैसे चल रही थी वो आगे फिर शुरू होती है। फिर देखेंगे आप छठी योजना 1980 से 1985 के बीच। अब इसमें फोकस क्या रहता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना, गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी सुनिश्चित करना, परिवार नियोजन आदि के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना। अब नाबार्ड के बारे में याद कर लीजिए। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिशों पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेहरू समाजवाद का यहाँ पर अंत होता है। तो आप देखिए सबसे पहले नाबार्ड याद रखना है। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पे हुई थी और कब हुई वो डेट याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को। इसके बाद देखिए 7वीं योजना, इसका समय है 1985 टू 1990। यह दीर्घकालिक विकास और अधिक उदारीकरण पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस था योजना के बुनियादी सिद्धांतों के ढांचे के भीतर रहकर खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करना और रोजगार के अवसरों और उत्पादकता में वृद्धि करना। योजना बहुत सफल रही। अर्थव्यवस्था ने 5% की निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 6% की वृद्धि दर प्राप्त की, अर्थात जो लक्ष्य था 5% का उससे ज़्यादा वृद्धि हुई 6% की। और यहीं पर आपको याद रखना, इंदिरा आवास योजना शुरू होती 1985 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू होता है। तो ये कुछ योजनाएं भी आपको याद रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। इस योजना ने तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल दिया और नियोजन के मूल सिद्धांत जैसे कि विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और योजना के आधार के रूप में कायम रहे। तो ये आपको इसमें याद रखना है, जो अलग से आपको बताए गए हैं कुछ फैक्ट्स कि इसके सिद्धांत क्या क्या रहे। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, ये शुरू होती 1990 टू
टू 1907 तक। ठीक है, तो 5 वर्षीय योजना रहती है 8वीं वाली। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 1990 से 91 के दौरान भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति और मुद्रास्फीति 8वीं योजना की शुरुआत के दौरान ही प्रमुख मुद्दे थे। देखिए, इस योजना का जो लक्ष्य था वो 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि थी, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इसके लिए कुछ कठोर नीति अपनाई गई। 8वीं योजना अवधि के दौरान कुछ मुख्य आर्थिक परिणाम हासिल किए गए, जैसे कि तीव्र आर्थिक विकास हुआ, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास हुआ, विनिर्माण क्षेत्र में, निर्यात और आयात में वृद्धि हुई, व्यापार में और चालू खाता घाटा में सुधार हुए थे। एलपीजी सुधार, आरपीडीएस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में, ये सारी योजनाएं आप याद रखिए इस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बना। यह पहली योजना थी जिसने देश द्वारा अनेक दशकों से जारी रखे गए व्यष्टि आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया। अब 9वीं योजना याद करिए, इसका समय 1997 से 2002 का रहता है। इसे 4 महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में विकसित किया गया था। ये आयाम कौन कौन से हैं? जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। इस योजना का मुख्य फोकस क्या था? सामाजिक न्याय पर जोर देकर देश में विकास को बढ़ाना था। और इसी क्रम में कुछ योजनाएं लाई गईं, जैसे कि टीपीडीएस, अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान और गंगा कल्याण योजना 1997 में। फिर 10वीं योजना देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना रहती है 2002 से 2007 तक। भारत विजन 2020 आता है एपीजे अब्दुल कलाम के समय पर इसी पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारत निर्माण योजना त्रिवेह, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005, नरेगा आता है 2005 में और बाद में इसके नाम में भी परिवर्तन होता है, मनरेगा हो जाता है 2 अक्टूबर 2009 में। अब आपको याद ये रखना है कि 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत होती है और इसके नाम में परिवर्तन होता है, फिर ये मनरेगा हो जाता है 2 अक्टूबर 2009 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन याद रखिए, 8% जीडीपी विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपको याद रखना है। फिर देखिए 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था और 10वीं योजना अवधि में श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य था। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच बनानी, 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतर को कम से कम 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। इसी तरह 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर थी उसमें 16.2% की कमी लाने का भी लक्ष्य रखा गया था। योजना अवधि के भीतर साक्षरता को 72% और 2012 तक 80% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि 2007 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्षावरण को 25% तक और 2012 तक 33% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। अब आपको कमेंट करके बताना है अभी भी वृक्ष और वन आवरण कितना है, 33% है या नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 2007 तक सभी प्रमुख प्रदूषित नदियों और 2012 तक अन्य अधिसूचित हिस्सों की सफाई का लक्ष्य रखा गया था। तो आपको इसमें से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए गए इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अलावा जो मैं टाइम आपको बता रही हूँ और जो फैक्ट्स वो आपको याद करना है, एक बार में नहीं याद होगा, आप वीडियो 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो ये योजनाएं आपको याद हो जाएंगी। 11वीं योजना आती है 2007 से 2012 के बीच का इसका समय है और इसमें देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू होता है 2007 का और इसी को बाद में 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया जाता है। फिर साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सबला योजना लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, फिर समावेशन की अवधारणा भी इसमें आई है और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी इसी में लाया गया। अब इसमें देखेंगे इसका जो लक्ष्य था वो तीव्र और समावेशी विकास हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, अर्थात गरीबी को कम करना। सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जोर दिया गया। देखिए अक्सर करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचवर्षीय योजनाएं दे दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस योजना का लक्ष्य है गरीबी को हटाना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें गरीबी हटाने के लिए बात की गई थी, किन किन योजनाओं में। सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जोर दिया गया। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया।
लैंगिक असमानता को कमी लाने के लिए लक्ष्य रखा गया था इसमें। पर्यावरणीय स्थिरता लाना, कृषि उद्योग और सेवाओं की वृद्धि दर को क्रमशः कृषि में 4%, उद्योग में 10% और सेवाओं में 9% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। और कुल प्रजनन दर को घटाने का लक्ष्य रखा गया, कितना, 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया और कृषि विकास को 4% तक बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। तो ये हो गई 11वीं योजना। अब आज की लास्ट पंचवर्षीय योजना पढ़नी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 में आती है और 2017 तक रहती है। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना के लिए 8.2% की वृद्धि दर की मंजूरी दी थी। अब इसका मुख्य विषय देखिए क्या था, तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। तो ये हमने पंचवर्षीय योजना कंप्लीट की हैं। इसके बाद आप देखेंगे योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया, उसको हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इसमें जितनी भी योजनाएं पढ़ी उनका समय जरूर लिखिएगा और किस योजना के समय पे कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आप देखेंगे जो मैच द फॉलोइंग के प्रश्न आते हैं कि कौन सी योजना किस समय पर आई और उसको मैच करना होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। तो मिलती हूँ मैं ऐसे ही और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।